हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं अवनीश आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए हम मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अपना समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपने सीरीज़ में। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है तो इन संख्याओं का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य अनुपाती और एलसीएम एचसीएफ एक साथ मिक्स होके आया है। देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ एंड रेशियो का टॉपिक एक साथ मिक्स होके हमसे पूछ रहा है। चलो दोनों टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, फिर अपनी क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, क्या होती है कि ए गुणे बी इक्वल टू कितना होता है, एलसीएम गुणे कितना, एचसीएफ। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हम संख्याओं का गुणनफल पता कर सकते हैं। क्या, ए गुणे बी बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणे 2। तो संख्याओं का गुणनफल कितना पता लग गया हमको, 24 पता लग गया हमें। अच्छी बात। ठीक है, अब हमको चाहिए मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती यदि हमको दो संख्याओं का निकलना है, मध्य अनुपाती को बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट के अंदर कितना, ए बी। दो संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए बी। यदि नहीं है पता तो मैं बता भी देता हूँ कैसे निकलता है। जैसे कि दो संख्या अपने पास ए कॉमा बी दी गई हैं, इनका हमको क्या निकालना है, मध्य अनुपाती। क्या निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, जैसे कि ए मध्य अनुपाती को x माना, समानुपाती x अनुपाती कितना b। तो जो हमारा x है यही हमारा क्या होता है, मध्य अनुपाती होता है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। जैसे कि रेशियो का एक नियम क्या कहता है कि पास पास का गुणा कर लो, दूर दूर का गुणा कर लो, तो हमारा ये रेशियो सॉल्व हो जाता है। नहीं है तो दोनों को अपॉन में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो अपॉन में न लिखते हम डायरेक्ट करते हैं कि दूर दूर का गुणा कितना होगा, ए गुणे बी। ठीक है, पास पास का गुणा कितना होगा, एक्स स्क्वायर। ओके और नॉट। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना, ए बी। तो हमने एक फॉर्मूला डेरिवेट किया, कौन सा, मध्य अनुपाती का। दो संख्याएं दी गई हैं, मध्य अनुपाती निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, उनका स्क्वायर रूट अर्थात उनका वर्गमूल निकाल लेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या। तो हमें यहाँ से एक बात भी देखने को मिल रही है कि अंडर रूट के अंदर एक बात निकल के आई है, दोनों संख्याओं का गुणनफल आया है। तो ऊपर भी हम क्या निकाले हैं, गुणनफल ही निकाले हैं। गुणनफल निकाले हैं तो इसको यहाँ पे रख देंगे, रख के देखते हैं क्या होता है। तो x इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर कितना, 24, जो हम ऊपर निकाले हैं। ए गुणे बी कितना निकल के आया, 24। ठीक है, तो हमारा जो मध्य अनुपाती मीन वैल्यू बोलते हैं जिसे, कितना निकल के आएगा। इस 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 गुणे कितना, 3। ठीक है, ओके और नोट। चलो 8 गुणे 3 से हमारा काम नहीं चल रहा क्योंकि हमको स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 6 गुणे कितना, 4। ठीक है, क्योंकि 4 का हमारा स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए अंडर रूट के अंदर हमें ऐसी चीजें बनानी है जिनका हमारा स्क्वायर रूट निकल आए, वर्गमूल निकल आए। 4 का आसानी से निकल सकते, इसलिए अंदर 4 बनाए। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, अंडर रूट 6 अंदर ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 2√6। यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारी मीन वैल्यू हुई, यही हमारा मध्य अनुपाती हुआ। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते चलेंगे, थोड़ा उनका बेसिक भी जानेंगे, थोड़ा उनका स्टैंडर्ड भी जानेंगे, वो चीज़ों को सीखते चलेंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं हमको चीज़ें कहाँ समझ में नहीं आई हैं, कहाँ हमें प्रॉब्लम है। तो इस बात का सोल्यूशन हम अवश्य करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसी प्रकार हम समय को व्यर्थ ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, इसका आंसर हमारा कितना है, 2√6। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है, क्या, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने, जो अधिकांश एग्जाम में रिपीट होता है। इसको हम देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम दो तरीके का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसका एक जो चर्चित फार्मूला है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना जाता है सीपी और एमपी के रिलेशन के नाम से, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर इसका बेसिक इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे। तो सीपी और एमपी का रिलेशन एक बहुत फेमस रिजल्ट है जो कि हमको ध्यान रखना होता है। सीपी और एमपी में रिलेशन क्या होता है, 100 माइनस कितना डिस्काउंट परसेंट अपॉन कितना होता है 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ से यदि हम डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू यदि क्वेश्चन के अंदर रखते हैं तो हमको सीपी एमपी में क्या पता लग जाता, अनुपात। तो हम उनके बारे में आगे बात कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है 20%। उसके बाद लाभ कितना हो रहा है 20%, बहुत अच्छी बात। तो हम वैल्यू रखते हैं तब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है भैया 20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है वो भी भैया 20%, अच्छी बात। सॉल्व करते हैं इसको, 100 में से 20 गया 80 बचा, 100 में 20 जोड़ा कितना हुआ 120 हुआ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 से काटते हैं, 40 दूना 80, 40 तिया 120, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो कितना निकल के आया 2 रेशियो कितना 3। मतलब सीपी को कितना बोल सकते हैं 2, एमपी को कितना बोल सकते हैं 3। ठीक है, उसने पूछा हमसे क्या है क्वेश्चन में कि जो एमपी है वो सीपी से कितना अधिक परसेंट अंकित करना होगा। तो हम देखते हैं कि सीपी का मान 2 होगा, एमपी का मान 3 होगा। तो जो एमपी होगा वो कितना अधिक अंकित होगा, 1 अधिक अंकित होगा। स्टार्टिंग कहाँ से है 2 से। ठीक है, जिससे कंपेयर कराते हैं उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, और हमको आंसर चाहिए परसेंट में। तो परसेंट में आंसर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 100 से हमने गुणा मारा, 2 से 100 कितने बार में गया 50 बार में। तो हमारा आंसर कितना आया भैया 50%। हमको यहाँ से ये पता लग गया आंसर में कि हमको अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करना होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, बोलो यस और नो। यस, ओके, ठीक है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षों में 1000 रुपए की मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 60% है। बहुत अच्छी बात है। देखो भैया, हमको उसने इसमें परसेंट से ये पूछा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना परसेंट है 60% है। तो हम साधारण ब्याज का पता लगाते हैं। तो जो ऐसा ही दिया गया है उसने बोला है कितना मूलधन का कितना परसेंट है 60%। मूलधन हमारा कितना है भैया 1000, और 1000 का यदि हम 60% निकाल दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 600 निकल के आया। क्या मेरी बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये हमारा क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज। सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में हमसे पूछा है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, मतलब आर का मान ज्ञात कीजिए। एक सुंदर सा फॉर्मूला जो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू कितना होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन कितना 100। वैल्यूज हमको सारी दी गई हैं, सारे मान हमको सवाल में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, समय कितना है 6 वर्ष, पी कितना है 1000 रुपये। ठीक है, और एस आई हम निकाल ही चुके हैं। एस आई कितना है सर 600 रुपये, रख देते हैं मान। एस आई का मान 600 रखा, पी कितना है 1000 है, आर का मान हमको चाहिए है, टी हमारा कितना है 6 ईयर है। बोलो है कि नहीं है, टी हमारा कितना है 6 वर्ष है ये, और ये हमारा क्या था प्रिंसिपल था 1000 रुपये। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना वार्षिक दर निकालनी थी क्या साधारण ब्याज की। ठीक है, अपॉन में कितना मारते हैं यहाँ पे 100 मार लें, अच्छी बात है, दिया गया है। ठीक है, काटा पीटी का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। 0 0 0 0 गायब, एक 0 बचा तो इसको गायब। इस 6 से इस 60 को हम कितने बार में निपटा देंगे 10 बार में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आर अपना कितना आया 10%। ठीक है, पर एनम मतलब प्रति वार्षिक। तो हमारे यहाँ से दर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, बोलो यस और नो। यस, ओके, आगे चलें इस तरीके से। आंसर नंबर 4 करेक्ट हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से कितना अधिक है 40 अधिक है तो संख्याओं की मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात। इस क्वेश्चन से हम एक बात सबसे पहले सीखते हैं कि यदि हमें सम संख्याएं मानना हो कि सम संख्याएं कैसे मानी जाए तो उनको मानना सबसे पहले सीखते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं।
और इनके बीच में हमेशा कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। इन 2 का गैप से हमको एक बात पता लगी कि यदि पहली संख्या में x+2 मान लें तो अगली संख्या कितनी होगी, x+4, अगली कितनी हो जाएगी, x प्लस कितना 6, अगली कितनी हो जाएगी, x+8, तो अगली कितनी हो जाएगी, x प्लस कितना 10। बोलो हाँ या ना। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हमने मान ली है, अच्छी बात है। और एक बात आप ध्यान रखना, औसत हमसे क्या बताता है, औसत ये बताता है कि यदि संख्याओं के बीच का गैप बराबर है तो औसत उन संख्याओं का क्या होगा, उनके बीच वाली संख्या ही उनका क्या होगी, औसत होगी। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सब संख्याओं के बीच का गैप कितना चल रहा है, 2-2 चल रहा है, क्योंकि हमारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। संख्याओं के बीच का कितना गैप है, 2-2 है, तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं इनके बीच में कौन सी संख्या है, x+6, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा औसत, यही हमारा औसत, यही हमारा औसत हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये हमारा औसत हो गया, सवाल हमारे लिए कुछ नहीं। और एक बात हम औसत में ये भी सीखे थे कि औसत से यदि योग ज्ञात करना है तो क्या होता है, औसत गुणे आंकड़ों की संख्या ही क्या होता है, संख्याओं का योग होता है। तो योग निकालने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है औसत से। क्या, औसत में यदि उनके आंकड़ों से गुणा कर दें तो हमारा संख्याओं का क्या निकल आता है, योग निकल आता है। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से हमको योग की आवश्यकता थी, तो संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, यदि औसत में हम उनके आंकड़ों से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, आंकड़ों से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें, आंकड़ों से गुणा कर दें, तो हमारा क्या होगा, हमारा योग पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। तो भैया निकालते हैं, हमारा औसत कितना है, x+6। बोलो आंकड़े कितने हैं, 5 हैं, तो हमारा ये क्या निकाला है, संख्याओं का योग। उसने क्या बोला, संख्याओं का योग है वो उसके औसत से कितना अधिक है, 40 अधिक है। औसत हमने पहले ही पता लगाया, कितना है अपना औसत, औसत अपना x प्लस कितना है, 6 है। ठीक है, तो भैया योग है ना, वो औसत से कितना अधिक है, 40 अधिक है। बहुत अच्छी बात है, ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हुआ। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं और आगे का कार्यक्रम सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस कितना 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस कितना 46। अच्छी बात है, साइड ट्रांसफर करते हैं, 5x में से x जाएगा कितना बचेगा, 4x बचेगा। ठीक है, यहाँ 46 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आया अपना, 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आया। वो कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। x का वैल्यू जैसे ही हमने 4 पाया और हमको निकालनी थी बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या क्या थी, औसत थी। ठीक, तो बीच वाली संख्या क्या थी, यही थी बीच वाली संख्या, बीच संख्या। ठीक, यही था इसका बीच। तो हमको x प्लस 6 का क्या चाहिए, मान चाहिए। ठीक है सर, तो x प्लस 6 का मान निकालने के लिए x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 10। तो 10 ही हमारे बीच वाली संख्या हुई, तो आंसर हमारा कितना हुआ, 10। तो क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नहीं आई तो ये भी ज़रूर बताएं कि चीज़ें हमें कहाँ समझ में नहीं आई, क्या मैं जल्दी बता के आपको निकल रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है टाइम एंड वर्क से, जिसमें एक टॉपिक आता है नल तथा टंकी, पाइप एंड सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 नल हमारे पास हैं, एक साथ चालू होने पर दो पाइप एस और टी एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को भरने में एस को टी से कितना 5 मिनट अधिक समय लगता है। तो टंकी भरने के लिए अकेले टी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमको क्या निकालना है भाइयों, हमको निकालना है कि जो टंकी है वो नल टी द्वारा कितने समय में भरी जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले सवाल में हमको क्या दिया गया है, जो एस और टी नल हैं, एस प्लस टी दोनों यदि मिलके चलें तो टंकी को कितने मिनट में भरते हैं, कितने मिनट में भरते हैं भैया, हमको दिया गया है 6 मिनट में कितना होते हैं, भर देते हैं। कितना मिनट में भर देते हैं, 6 मिनट में भर देते हैं, 6 मिनट में। ठीक है, दोनों नलों के लिए एक एक बात हमको अलग से दी गई है। क्या दी गई है कि जो एस को टी से कितना मिनट अधिक लगता है, 6 मिनट अधिक का समय लगता है। ठीक है, तो जो एस को लग रहा है समय वो टी से कितना अधिक लग रहा है, 6 मिनट। यदि टी को x मिनट का समय लगता है तो बोलो एस को कितना लगेगा, x प्लस कितना मिनट, 5 मिनट का समय लगेगा। बोलो हाँ है ना, बोलो भैया ठीक है, कहना सर बिल्कुल ठीक। ये हमको बिल्कुल पता लग गया सवाल से ही कि एस को टी से कितना मिनट अधिक लगता है,
5 मिनट अधिक का समय लगता है। अच्छी बात है। एक बात बताओ हमें कि यदि हमको दोनों का समय पता है, एस को इतना मिनट लगता है, टी को इतना मिनट लगता है, ठीक है, तो क्या हम टोटल काम निकाल सकते हैं? टोटल काम क्या होता है? इन्हें दोनों का एलसीएम ही टोटल काम कहलाता है। ठीक है सर, टोटल काम निकालते हैं। जैसे कि ये x प्लस 5 है, ये x है, तो इन दोनों का टोटल काम कितना मान लिया मैंने? x इंटू कितना? x प्लस कितना? 5। क्या आपको इसमें कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, तो यहाँ से हम आगे इनकी क्षमताओं की बात करेंगे। क्षमताएं क्या होती हैं? क्षमताएं होती हैं कि 1 घंटे में किया गया कार्य या 1 मिनट में किया गया कार्य ही क्या क्षमता कहलाता है, अर्थात एकांक समय में किया गया कार्य ही क्षमता कहलाता है। ठीक सर, तो हमको पता है कि जो एस है वो पूरा काम x प्लस 5 मिनट में करता है, टी x मिनट में करता है। टोटल काम हमने कितना माना? x इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ से हमारी एस की क्षमता कितनी निकल के आएगी? x यूनिट की। और इसकी क्षमता कितनी निकल के आएगी? x प्लस 5। इसमें किसी को कोई समस्या? क्षमता कैसे निकालें? नहीं ना? तो बात क्या है, यहाँ से हम डिवाइड देके निकालते हैं। जैसे कि इस टोटल काम को यदि हम x से डिवाइड करें तो कितना बचेगा? x प्लस 5। और यदि एस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 को x प्लस 5 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा? x। यही इनकी क्या है? क्षमताएं। हमको क्षमताएं पता लग गई हैं, अब हम काम करते हैं आगे। ठीक है, काम आगे क्या है कि हमको दिया गया है कि s प्लस टी से यदि ये काम पूरा किया जाए तो कितने मिनट में हो जाएगा? 6 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 6 मिनट में काम पूरा हो जाएगा, तो हम कराते हैं। काम कितना है? x इंटू कितना? x प्लस कितना? 5। ठीक है, अपॉन किससे काम कराना है? दोनों से, p प्लस q। तो p की क्षमता कितनी? x, p प्लस q की कितनी है? x प्लस कितना? 5। और भैया इन दोनों ने मिलकर काम किया तो कितने मिनट में हो गया भैया? 6 मिनट में काम हुआ। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके क्या होगा? इस x का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई कितना? 2x प्लस कितना? 5। क्या मेरी बात को आप समझ पाए भाई? अच्छी बात, समझ पाए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 5x इक्वल टू कितना? 12x प्लस कितना? 30। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? अच्छी बात है, समझ पाए हैं तो इसका साइड ट्रांसफर कर ले, पक्षांतर। पक्षांतर करते हैं तो क्या देखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 7x माइनस कितना? 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक से फ्रैक्शन फैक्टर करना आप जानते ही होंगे। हमको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए? 30 चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे मतलब घटाने पे हमको कितना चाहिए? 7। ऐसे कोई दो नंबर बताइए जिनका हम गुणा करें तो हमको कितना मिले? 30 मिले, घटाएं तो कितना मिले? 7 मिले। 10 और 3 होते हैं, 10 या 30, 10 में से 3 गया 7। अच्छी बात है, करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 10x प्लस कितना? 3x माइनस कितना? 30 इक्वल टू 0। ठीक है, मेंटेन है ना? अच्छी बात है। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा? x माइनस कितना? 10 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा? x माइनस कितना? 10 इक्वल टू कितना? 0। यहाँ से दो ब्रैकेट्स का निर्माण हुआ, एक ब्रैकेट आया x प्लस 3, अगला कितना है? x माइनस कितना? 10 इक्वल टू कितना लिख दिया हमने? 0। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू कितना? 10। क्या हमारे दिन कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन कैसा हुआ? गलत। ठीक है, x बराबर कितना? 10 हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। x की वैल्यू 10 हमारी करेक्ट हुई। हमको क्या चाहिए था कि t द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। t कितना समय लेता था भैया? t हमारा x मिनट का समय लेता था। t कितना समय लेता था? x मिनट का। तो t द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 10 मिनट। कितना समय होगा? 10 मिनट। टी कितना समय लेगा? 10 मिनट समय लेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू अपनी निकाल ली है, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा 10 मिनट। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? थोड़ा लेंदी हो सकता है सवाल, क्वाड्रेटिक का निर्माण हो रहा है। ओके और नॉट? आप चाहते तो यही ही जैसे ये बना था ना, तो हम इसी में वैल्यू रख के अपना सिस्टम सेट कर लेते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो हम सवाल में अगले सवाल को लेके चलें क्या? बोलो हाँ। ठीक, तो अगला सवाल लेके चलते हैं। थोड़ा लाइट चली गई थी, स्टार्ट करते हैं फिर से।
ठीक है, चलिए शुरुआत फिर से करते हैं। ठीक है, लाइट थोड़ा चली गई थी, डिस्टर्ब हो गया था, आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल में हमने बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट सीखा कि हमको काम को कैसे लेट करना है, क्षमताएं कैसे निकालना है, फिर हमको डिवीजन कैसे करना है सवाल का। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप सवाल को अच्छे से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो सवाल में ही सवाल का आंसर छिपा होता है। इस बात को आप जान के रखें पहले से ही। तो कोशिश करें सवाल को बहुत अच्छे से रीड करें, पढ़ें, उससे डाटा को निकालें, तब जाके सवाल करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। तो हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल लें क्या। अगला सवाल हमारे देखते हैं किस चीज़ का है। तो अगला सवाल हमारा है किसका, संख्याओं का अनुपात दिया गया है हमको, और हमको क्या लासा मासा दिया गया। ठीक ठीक, अच्छी बात। तो इसमें क्या दिया, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 14:9 है। यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है, 3 और 378 है, तो बड़ी वाली संख्या ज्ञात की। बहुत ही थर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन देखने को मिला है हमको। ठीक है, संख्याएं क्या हैं, संख्याओं का अनुपात कितना देखते हैं। जो संख्याएं हैं वो हमारे किस अनुपात में है, 14 अनुपात कितना, 9 के अनुपात में। ठीक, तो एक संख्या हम कितना मान लें, 14x, और दूसरी संख्या हम कितना मान लें अपना, 9x। ठीक है, ओके और नॉट। एक बात दोस्तों बताना कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे पूरा पूरा। और एचसीएफ क्या होता है, उन दोनों में हाईएस्ट कॉमन पार्ट ही क्या होता है अपना, एचसीएफ होता है। क्या इन दोनों नंबर में आप बता सकते हैं एचसीएफ क्या होगा, बोलो इन दोनों नंबर में आप एचसीएफ बताएंगे कितना होगा। इन दोनों नंबर में कॉमन है कितना, एक्स, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यदि हम बात करें किसकी, एलसीएम की, किसकी बात करें, एलसीएम की, तो एक्स तो इसमें कॉमन हुआ, और 14 और 9 अपना बच गया। तो 14 9 को ऐसे लिया, एक्स को ऐसे लिया। मेरी बात को समझ पाए, क्या ऐसे नंबर्स का आज से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल पाएंगे, बोलो हाँ है ना। ठीक, निकाल पाएंगे तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना निकल के आएगा, 49 जा कितना होता है, कोई बताएगा, 126x। बहुत अच्छी बात है, अब चलते हैं सवाल की ओर। हमको जो मासा दिया गया है, जो एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया, एक्स दिया गया है। ठीक है, तो एक्स का मान हम यहाँ से कितना मान लेंगे, कितना निकल के आ गया, 3 निकल गया। सवाल तो हमारा यहीं से ही बन गया, लेकिन फिर भी हम आगे चेक करते हैं। क्या 126x जो दिया गया है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 378। क्या यहाँ से भी x की वैल्यू 3 निकल के, बोलो 3 निकल के आती है कि नहीं आती है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 378 अपॉन कितना, 126। ये भी इससे 3 बार में कट हुआ, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से भी कितना निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। दोनों जगह से हमारी x की वैल्यू वेरीफाई हो गई, 3 निकल के आ रही। हमको किसका मान चाहिए था, हमको चाहिए थी बड़ी संख्या। कौन सी संख्या चाहिए थी, बड़ी संख्या। बोलो बड़ी संख्या कितनी थी, 14x थी, बोलो थी कि नहीं थी। ये निकाले, देखो ये निकाले हैं, ये बड़ी संख्या, ये छुटकी संख्या। ठीक है सर, तो बड़ी संख्या का मान चाहिए था 14x है। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 3 आया, इसके अंदर रख देंगे तो कितना होगा, 14 गुणे कितना, 3। आंसर कितना आएगा, 42 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 42 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आपको समझ में आया कैसे आया। ठीक है, तो क्या हम अगले सवाल की ओर चलना जारी रखें। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा देखते हैं किस कैसा है। तो अगले सवाल में हमारा बहुत अच्छा सा सवाल आया, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारा सवाल है। ठीक है, देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ बातें होती हैं, उनको हम सीख लें क्या पहले। ठीक है, चलो सीख लेते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस कितना, सॉरी सॉरी, अगला कितना होगा, ए प्लस कितना, 2d। ऐसी हमारी सीरीज आगे चलती रहती है। यही हमारी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हमारा ईच टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, मतलब डिफरेंस सेम बढ़ता जाएगा ना, तो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, तो यदि एक इसमें फॉर्मूला होता है कि इसका एन टर्म कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है कितना, ए प्लस कितना, n-1 इंटू कितना, डी। ठीक है, अब बात आती है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है। एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या होता है सर, ए होता है अपना फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है प्रथम, प्रथम पद। ठीक है, डी क्या होता है भाई,
डी अपना होता है क्या, डिफरेंस। क्या होता है भाई, क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भैया, अंतर। तो डिफरेंस निकालते कैसे हैं, डिफरेंस निकालने के लिए होता है क्या, T2 माइनस T1। ओके, टी टू माइनस कितना, T2 माइनस कितना, T1। ठीक है, मतलब यदि अगले टर्म में से उसके पिछले टर्म को यदि घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो हमने कुछ सवाल कुछ इसके फॉर्मूले जानने की कोशिश की कि हमें एनवा टर्म निकालना है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, यदि अब बात करने के लिए ये आ जाए कि इनका हमको योग चाहिए तो योग कैसे निकालते हैं, तो योग निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर कितना, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी। एक फॉर्मूला तो ये होता है। एक फॉर्मूला और होता है जब हमको लास्ट टर्म पता होता है कितना, एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर कितना, ए प्लस कितना, एल। एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, कितने टर्म्स उस सीरीज के अंदर दिए गए हैं। एल क्या होता है, एल इक्वल टू होता है भैया, एल इक्वल टू होता है अंतिम, बोलो अंतिम क्या, अंतिम पद को ही हम क्या बोलते हैं भैया, अंतिम पद को ही हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद को ही हम बोलते हैं कितना, एल। ये अपना अंतिम पद हुआ, मतलब क्या, लास्ट टर्म को ही क्या बोलेंगे, हम एल बोलेंगे। तो हमने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे जाने। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सवाल के बारे में। ठीक है, सवाल में हमारा क्या दिया गया, सीरीज दी गई है कितना, 4, 11, 18 एंड सो ऑन, ये ऐसे चल रही है। ठीक है, ओके और नॉट। ठीक है, यहाँ से हम डाटा निकालते हैं। तो प्रथम पद ए का मान कितना है भैया, 4 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना निकलेगा, T2 माइनस T1, मतलब 11 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4, तो कितना निकल के आ जाएगा, 7। कितना निकल के आएगा भैया, 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंस है वो कितना निकल के आ गया, हमारा डिफरेंस निकल के आ गया 7। ठीक है, हमको क्या चाहिए कि कितने पदों को ऐसे को जोड़ दें कि हमारा सम कितना निकल के आएगा, सम कितना निकल गया, 795। सम कितना दिया गया, सम एस एन कितना दिया गया भैया, 7, 9 और 5। ठीक, 795 को क्या दिया गया, सम दिया गया है। तो उसने हमको एन का वैल्यू पूछा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, क्या लगाएं हम। ठीक है, तो फॉर्मूला हम पढ़ें क्या, एस एन इक्वल टू कितना होता है, एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर कितना, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी, ब्रैकेट बंद करते हैं। ठीक है, अच्छी बात, वैल्यू को रखें इसके अंदर। सम कितना दिया गया, 795। एन का वैल्यू हमको चाहिए, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 4, 2 मल्टीप्लाई कितना, 4 प्लस एन का मान हमको चाहिए, फिर छोड़ते हैं, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है, 7, कितना है, 7। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो कितना होगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 19, कितना आ गया, 1590 आया। ठीक है सर, एन को ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं, कितना होगा, 8 प्लस 7 एन माइनस कितना, 7। ठीक है, कुछ नहीं करते, आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा कितना, 1590 इक्वल टू कितना, इस ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा भैया, 1 प्लस कितना, 7 एन, कितना बचेगा, 1 प्लस 7 एन, एन का अंदर गुणा करते हैं, कितना बचेगा देखते हैं। क्या बचेगा कितना, 7 एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू कितना, 1590। देखो भाई, यहाँ से क्वाड्रेटिक का निर्माण हो गया। क्वाड्रेटिक का निर्माण होते ही हमको थोड़ा हल्का हल्का डर लग जाता है कि जब बड़े नंबर्स आते हैं तो हम उनको फैक्टर नहीं कर पाते हैं। नहीं तो करने के लिए क्या है, हम धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाएं, उससे लगाएं। लेकिन इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता है कि हम इनके फैक्टर करें, वो सब करें। हमको एन की वैल्यू चाहिए है, और सारे ऑप्शन में ही हमको एन की वैल्यू दी गई है। कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऑप्शनों पर नज़र दौड़ाएंगे और वैल्यू फिल करके अपना डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि एन का मान 13, 15, 16, 14 कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। लेकिन हमको पता है कि यहाँ 5 आएगा लास्ट में, यहाँ 5 आएगा, और 5 5 जोड़ेंगे तो 0 लास्ट में आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो कितना 2 आएगा, यहाँ मतलब कितना, इस ऑप्शन से हमारा लास्ट में 0 नहीं आएगा, इससे लास्ट में 0 नहीं है, इससे नहीं आएगा। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि हम एन का मान यदि 15 रख दें, एन बराबर कितना रख दें, एन बराबर 15 रख दें, तो क्या हमारा सेटिस्फाई होता है। चलो चेक करते हैं। तो 7
मल्टीप्लाई कितना 15 रखा है इनकी जगह भैया, ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस कितना 15 इक्वल टू कितना 1590। क्या 1590 आता है, देखते हैं। तो कितना होगा 7 गुणे 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 15, ठीक है। तो भैया जैसे इनको गुणा करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमारा निकल के आता है 7 पना 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 दूनी 14, एक कितना 15, 1575 प्लस 15। तो हमारे यहाँ से क्या इनको जोड़ने पे क्या 1590 आया। 1590 हमें यहाँ से मिल गया है, तो हमारा आंसर क्या करेक्ट हो रहा है n बराबर 15 से। यदि n बराबर 15 से हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो n का 15 मान कितना अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे पदों की संख्या कितनी होगी, ऐसे पदों की संख्या होगी 15 जिनका सम कितना है 795। क्या मेरी बात को आप समझ पाए भाई, ठीक है। समझ पाए हैं तो अच्छी बात है। इसका आंसर कितना हो गया 15 हो गया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पासा फेंका जाता है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है भैया। प्रोबेबिलिटी के सवाल में क्या दिया गया है, एक पासा फेंका जाता है, संख्या 2 से अधिक लेकिन 5 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। हमको प्रायिकता का सवाल आया। प्रायिकता क्या कहती है इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रायिकता हमारी क्या होती है, किसी भी चीज़ की हमको प्रायिकता निकालनी हो तो सबसे पहले हमें टोटल घटनाएं निकालनी होती हैं, फिर अपने अनुकूल घटनाएं निकालनी होती हैं। अनुकूल घटनाओं का मतलब क्या है, जो हमको चाहिए है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2 से अधिक लेकिन 5 से कम। सबसे पहले पासा में कुल कितनी घटनाएं होती हैं ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। कोई ये पासा है, पासा भैया पासा, ठीक है, पासा दिया गया है। तो पासे के अंदर भैया क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5 और कितना 6। हमारे पासे में केवल 6 नंबर आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक के, ठीक है। ठीक, तो ये हमारी कुल घटनाएं कितनी हो गई, कुल घटनाएं हमारी यहाँ से कितनी हुई भैया, कुल घटना हमारी कितनी हुई भैया, कुल घटना हमारी हुई 6, ठीक है। अब हमको कैसी संख्या चाहिए, जो 2 से अपनी तो बड़ी हो लेकिन 5 से क्या छोटी हो। 2 से बड़ी अपनी कितनी संख्या है, 2 3 और 4 और 5 से छोटी भी यही है। तो हम हमारे अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई, अनुकूल घटना कितनी आई भैया, अनुकूल घटना हमारी आ गई कितनी, 2 आ गए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक हो लेकिन 5 से कम हो। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं कि भैया ऊपर लिखते हैं क्या अनुकूल घटना अपॉन में कितना कुल घटना लिखते हैं, ठीक है। अनुकूल घटना अपनी कितनी निकल के आई 2, जबकि कुल घटनाएं कितनी है 6। 2 को 6 से निपटाते हैं, 2 एकम 2 द्वितीया 6। आंसर कितना अपने निकल गया है 1/3। देखो भैया हमको सवाल समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। यदि आपको चीज़ें पता होंगी तो आप एक ही बार में यही लिखेंगे सीधा और सीधा आंसर निकाल के आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पाए तो अगले सवाल को लें क्या, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है इसमें देखते हैं। आंसर हमारे यहाँ पे कितना है 1/3 हमारा क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल फिर से भैया हमारा टाइम एंड वर्क का आ गया है, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको। इसने बोला है ए किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है और बी शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा बी अकेले संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। बी के हमें दिन चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। हमको पहली लाइन में क्या दिया गया है कि जो ए है वो कार्य का 80% कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है। जो ए है भैया वो कार्य का कितना 80% कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है बात। तो भैया ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ए का पूरा दिन निकालना है तो करेंगे क्या, करेंगे भैया हम ये करेंगे ये कि हमको 80% का पता है, 100% का निकालना है। तो 20 गुणे कितना 100 अपॉन कितना लगा देंगे 80, काटा पीटी मचाते हैं, 20 चौका 80, 4 से 100 कितने बार में 25 बार में। तो हमें को यहाँ से पता लग गया ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में फिनिश कर सकता है, ठीक सर, अच्छी बात है। ये हमको पता है पूरा काम कितने दिन में फिनिश कर सकता है, 25 दिन में फिनिश कर सकता है, ठीक है, अच्छी बात। और हमारा उसने बोला है कि 80% 20 दिनों में पूरा करता है, फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है, विशेष कार्य को 3 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ हमें, कह रहा सर क्या बात बताएं कि जो ए प्लस बी है
जो ए प्लस बी हैं वो कब आए, 20 दिनों के बाद आए होंगे ना। कितने दिन के बाद आए होंगे, 20 दिनों के बाद आए होंगे। उनने 20 दिन के बाद कितना काम पूरा किया होगा सर, 80% काम पूरा हो चुका था, 20% ही तो काम बचा था। कितना काम बचा था, 20%। जो 20% काम उन दोनों भाइयों ने मिलकर कितने दिनों में किया भाई, उन दोनों भाइयों ने मिलकर कर दिया भाई काम 3 दिन में। तो जो 20% काम है वो ए प्लस बी के द्वारा कितने दिन में किया गया, 3 दिनों में किया गया। तो हम ये बता सकते हैं क्या, ए प्लस बी यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी के 20% काम के दिन पता है, तो 100% काम के दिन निकाले दे रहे। तो ए प्लस बी जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 3 गुणे कितना 100 अपॉन कितना 20। अच्छी बात है। तो 20 से कितना 100 बार में 5 ही गया। ठीक है, जो 20 से 100 5 बार में कटा तो 5 कितना है 15। तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। ठीक है, देखो भैया अब हमको ये भी पता लग गया ए कितने दिन में कर सकता है, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब सवाल हमारा उसी मोड में आ चुका, पुराने मोड में, कि हमको ए के दिन पता है कितना है, ए के दिन, ए के दिन कितना पता है भैया, ए के दिन पता है 25। ठीक है, जबकि ए प्लस बी के दिन कितना पता है हमको, ए प्लस बी के दिन कितना पता है, 15 पता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि जो बी है वो काम को कितने दिन में, यहाँ टोटल काम कितना होगा बताइए। टोटल काम ये होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लें। 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आया। ठीक है, टोटल वर्क। तो बोलो एक ही क्षमता कितनी होगी, 25 से 75 3 बार में गया, 15 से 75 5 बार में गया। बोलो हाँ या ना। ठीक, 25 से 75 3 बार में गया और 15 से 75 कितने बार में गया, 5 बार में गया। यहाँ से देखते हैं कि ए की क्षमता कितनी हो गई भैया, ए की क्षमता 3 हो गई, ए प्लस बी की कितनी हो गई, 5 हो गई। अच्छी बात है, ए की क्षमता 3, ए प्लस बी की कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो यहाँ पे ए की क्षमता 3 पता है, तो बी की कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। बी की क्षमता कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तो भैया एक बात बताओ हमें, कहना क्या बात बताओ कि बी काम को कितने दिन में करेगा। तो बी से अब काम कराना है, तो भैया टोटल काम कितना है भैया, 75। बी की क्षमता कितनी है, 2। बी की क्षमता कितनी है भैया, 2। तो भैया बी कितने दिन में करेगा काम, 37 सही 1/2 दिन में अपना काम कंप्लीट करे। हालांकि ये हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑप्शन गलती से गलत छप गया है। ठीक है, तो यहाँ से काट के इसको कितना लिख लेंगे, इस ऑप्शन को लिख लेंगे 37 सही कितना 1/2 दिन। यही अपना आंसर क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, सवाल आसान था, सवाल में कुछ था नहीं, बस बातों को जानना था, हमने जाना। अब आगे से हम क्या करेंगे, सवाल को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए आप। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 84 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 84 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों के बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाते हैं और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। कुल अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाए गए, जिससे काम पता अपना जल्दी निपट गया। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम MDH फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि आप पहले कभी पढ़े रहे होंगे। ठीक है, कि कौन व्यक्ति कितने दिन में क्या काम कर रहा है। ठीक है, उससे तो हम टोटल काम की बात करें तो सबसे पहले हमको ये पता है कि हमको काम कैसे करवाना था, कि 84 व्यक्ति कितने दिन में काम कर पा रहे थे अपना, 30 दिन में। ठीक है, यदि 30 व्यक्ति आते तो काम को कितने दिन में ख़त्म करके जाते, 84 दिन में। यही अपना क्या हो जाएगा, टोटल काम। लेकिन काम ऐसे नहीं हुआ, काम को कैसे किया गया इसको हम देखते हैं अब। ठीक है, क्या हुआ, 15 दिन तक तो कितने भैया 84 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया, 15 दिन तक तो काम किया। 84 व्यक्तियों ने 15 दिन तक तो भैया काम किया है। इसके बाद क्या हो गए कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई। तो मान ले अब व्यक्ति कितने काम कर रहे हैं, एक्स व्यक्ति काम कर रहे हैं। एक्स व्यक्तियों ने अब काम स्टार्ट किया, एक्स व्यक्तियों ने जब काम स्टार्ट किया तो जो काम है वो अपना कितने दिन पहले निपट गया, 5 दिन पहले ही क्या हुआ, खत्म हुआ। काम आपका कितना चलना चाहिए था, 30 दिन, लेकिन चलेगा कितना, 5 दिन कम। 15 दिन काम हो चुका है, चलना चाहिए था 30 दिन, लेकिन 25 दिन में निपटा। तो काम एक्स व्यक्तियों ने कितने दिन तक किया होगा, बोलो। एक्स व्यक्तियों ने जो काम है वो कितने दिन तक किया होगा,
बताइए भैया। एक्स व्यक्तियों ने काम किया होगा भैया कितने, 10 दिन तक और किया होगा, बोलो है ना। 15 10 25, 5 दिन पहले निपट गया। जब ऐसे काम हुआ तो 25 दिन में निपटा। यदि 84 व्यक्ति काम करते तो काम कितने दिन में निपटता, 30 दिन में निपटता। चलिए सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है भैया, इन्हें दोनों को देखते हैं तो दोनों में 84 84 मौजूद है, तो एक साइड लाते हैं, 84 कॉमन लेते हैं, 30 में से 15 घटाते हैं, कितना बचेगा 15। तो इस साइड कितना लिखते हैं, 84 गुणे कितना 15। इस साइड कितना लिखा है, एक्स गुणे कितना 10 लिखा है, बहुत अच्छी बात है। काटा पीटी मचाएं, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से इसको निपटाते हैं, कितना 42 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 दूना 6, तीचों को 12, 126। मतलब फिर व्यक्ति कितने काम कर रहे थे, 126। पहले तो 84 थे, फिर कितने हुए, 126 हुए। तो कितने ज़्यादा हुए होंगे, 126 में से हम 84 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाते हुए 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया कितना 2, और 12 में से 8 गया कितना बचा 4। तो मतलब बाद में कितने आदमी बढ़ाए गए, 42 आदमी हमारे बढ़ाए गए, तब जाके हमारा काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आंसर नंबर 2 हमारा करेक्ट है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए हैं तो क्या अगले क्वेश्चन को देखें। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हो पाए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखें। ओके, तो क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो हमारे दरोगा भाइयों के लिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है लाल हरे और नीले पेन वाले एक बैग में दिए गए क्रमशः लाल नीले और हरे पेन का अनुपात कितना है, 7:4:9 है। ये सवाल बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का है, आप इस बात को देख के ही पता लगा पा रहे होंगे। किसका, सीधा सीधा हमको अनुपात कितना दिया गया है, लाल नीले और हरे का अनुपात कितना दिया है, 7:4:9। कितना, लाल हरा और क्या नीला। ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू का रेशियो कितना दिया गया है, 7:9 दिया गया। ठीक है सर, तो कुल कितने हो जाएंगे अनुपात, जोड़ देंगे, 9 4 13 4 13 7 20। तो 20 का मान तो हमको पहले से दिया है, कितना दिया गया सर, 320। बोलो कुल ये बात बराबर। हमको किसका मान चाहिए, लाल पेन का। बोलो लाल पेन का अनुपात कितना है, 7। रेड पेन का रेशियो कितना है, 7। तो हमको 7 का मान क्या है, चाहिए है। एक बात हमको आपको सिखाते हैं, ठीक है, छोटी क्लास में आप एक रूल पढ़े होंगे, एक एक नियम पढ़े होंगे, यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है, समथिंग की वैल्यू, मतलब कुछ की वैल्यू दी जाती है, कुछ का पूछता है। बोलो हाँ है ना, जब दुकान पे जाते हैं तो यही तो यूज़ करते हैं। वो कहेगा भैया 12 केला इतने रुपए का है, तो आप पूछेंगे 5 केले कितने के होंगे। मेरी बात को समझे, तो आप क्या करते थे कि 12 का वैल्यू दिया गया 60, एक का निकालेंगे 5 और 5 का निकालेंगे 25। मेरी बात को समझ के, लेकिन अब डायरेक्ट एक बार में कैसे करेंगे, सुनिए मेरी बात। जैसे हमको 12 का वैल्यू दिया है, 5 का चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो भैया एक नियम होता है, एक एक नियम, उसी का यूज़ करके हम डायरेक्ट बताते हैं। जिसका मान दिया गया है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, और जिसका चाहिए उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। हमें यहाँ का वैल्यू कितना, 20 का दिया गया, 320, हमें किसका चाहिए, 7 का। तो 320 में हमें किसका निकालना है, 7 का चाहिए, और 20 का क्या दिया गया है। ठीक है, काटा पिटी मचाते हैं, 20 से निपटाते हैं, 0 से 0 निपटा, और 2 से 32 कितने बार में, 16 बार में। 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ भैया, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ कि हमारे जो लाल पेन थे वो कितने थे, 112। आंसर नंबर 1 करेक्ट। क्या मेरी बात को आप समझ पाए भाई, समझ पाए ना, ठीक है। तो क्या अगला क्वेश्चन करें हम, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विपरीत दिशा में चल रही, ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन यही है, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं। यदि भी एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है, हमको यहाँ उनकी स्पीड का रेशियो चाहिए, निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं बातों को। भैया ये प्लेटफॉर्म है अपना, ये क्या है सर, ये हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, ठीक सर। ओके, इस पे कोई एक व्यक्ति ये खड़ा है, क्या, ये कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, दूसरी ट्रेन किस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है। दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, दोनों कैसे आ रही हैं, विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तब जाके एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, तो एक बात तो क्या
आप इसमें एक सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक दूरी का, ठीक है। जब ट्रेन वाले सवाल लगाते हैं तब दूरी क्या लेते हैं, चाल क्या लेते हैं, इस बात को आप पहले से जान रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फिर मैं सवाल को आगे निकालता हूँ, ठीक है। तो सॉरी भाई, सवाल में आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हैं, ठीक सर। इसकी चाल मैं कितना मान लेता हूँ, इसकी चाल मान रहा हूँ मैं S1 की स्पीड से आ रही है सर, और ये वाली कितने की, S2 की स्पीड से आ रही है। एक की लंबाई L1 माने ले रहे हैं, एक की लंबाई कितना L2 माने ले रहे हैं, ठीक सर। जब जो पहली ट्रेन आती है वो व्यक्ति को कितने देर में पार करती है, उसने दिया है जब पहली ट्रेन व्यक्ति को कितने ट्रेन में पार कर रही है, 27 सेकंड में, दूसरी कितने सर, 17 सेकंड में पार करती है, ठीक सर। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर कितना होता है सर, समय बराबर कितना होता है बताइए, समय बराबर होता है दूरी बटे में कितना, दूरी बटे में चाल होता है, अच्छी बात है, ठीक है। अब समय तो हमको पता है कितना दिया गया, 27 सेकंड दिया है पहली कंडीशन के लिए, ठीक सर, ठीक है। दूरी हमारी क्या लेंगे, तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है, ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी, L1, बोलो हमने L1 तो मानी है, तो L1 डिस्टेंस कवर करेगी, अच्छी बात, ठीक है। चाल कितनी है उसकी, S1 है। तो व्यक्ति को जब पार करती है ट्रेन तो कितनी दूरी कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। जब तक कि पूरी ट्रेन नहीं निकल जाएगी तब तक कि व्यक्ति को पार कैसे करेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। क्या मेरी बात को समझ पाए, ठीक है, ठीक है। तो समझ पाए तो भैया यहाँ से क्या L1 का मान कितना निकलेगा, L1 का मान निकल के आएगा 27 गुणित कितना, S1, अच्छी बात है। इसी तरीके से क्या, ये फर्स्ट ट्रेन के लिए निकाला, क्या फर्स्ट ट्रेन के लिए, ठीक है। यदि हम सेकंड ट्रेन की बात करें, सेकंड ट्रेन की बात करें, किसकी बात करें हम, सेकंड ट्रेन की बात करें, किसकी, सेकंड ट्रेन की, तो सेकंड ट्रेन कितने सेकंड ले रही है, 17 सेकंड ले रही है सर। दूरी कितनी कवर करेगी, L2, स्पीड कितनी है, S2। तो यहाँ से यदि L2 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना निकल के आएगा, 17 गुणित कितना, S1, ठीक है, 17 गुणित कितना, S1, ठीक है। तो यहाँ से हम L1 L2 के मान निकाल लिए हैं S1 S2 के रेशियो में, ठीक है, क्योंकि हमको S1 S2 का ही तो रेशियो चाहिए। अब हमारी फाइनल कंडीशन क्या दी गई है कि जब भी एक दूसरे को पार करें, मतलब ट्रेन एक ऐसी आ रही है, दूसरी ट्रेन कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है, तो जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कब पार करेंगी, जब एक दूसरे को पूरी तरीके से पार निकल जाएंगे। तो इन दिस कंडीशन जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं, अपने दोनों लंबाइयों के योग के बराबर। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। तो इस जगह हम, इसकी लंबाई कितनी है, L1 है, इसकी L2 है, ठीक है सर। इसकी चाल S1, इसकी कितनी, S2। तो इस कंडीशन में यदि हमको समय निकालना है तो समय कितना निकलेगा, समय निकलेगा L1 प्लस कितना, L2 बटे कितना, S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना दिया गया भैया अपन को, 23 सेकंड दिया गया, कितना, 23 सेकंड, अच्छी बात है। अब आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं सर S1 प्लस S2 क्यों लिखा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा में आए तो हमारी जो चाल क्या होती है, दोनों का योग, जो सापेक्षिक गति होती है वो क्या होती है, दोनों का योग। यदि दोनों क्या सेम दिशा में चल रही हो तो क्या होता है सर, क्या होता है, दोनों का अंतर। आप बेसिकली जानते होंगे जब रोड पे हम चलते हैं तो दोनों भाई यदि एक साइड में चलें तो चाल कम होगी, और दोनों भाई एक सामने से आए, एक साइड से आए, दोनों अलग अलग आए तो क्या स्पीड में एक दूसरे को पार करते हैं। तो भैया जब हम विपरीत दिशा में आते हैं तो हमारी चाल जुड़ जाती है, और सेम दिशा में जाते हैं चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। यही हमारी क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब इस बात को हम डिस्कस जरूर करेंगे कि रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल क्या होती है। अभी इस बात को हम डायरेक्ट समझ के चलते हैं, ठीक है। तो भैया L1 का मान हमको दिया गया है कितना, 27 गुणे S1। L1 का मान कितना है, 27 गुणित कितना, S1, ठीक है। S2 का मान कितना, L2 का मान कितना निकाला है, 17 गुणे कितना, S2 निकाला, ठीक है। अपोन में कितना लिखा है, S1 प्लस कितना, S2 इक्वल टू कितना लिखा है, 23। क्या मेरी बात को आप समझ पाए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें, यहाँ पे कितना आएगा, 27 गुणित S1 प्लस 17 गुणित कितना,
H2 इक्वल टू कितना आएगा 23 कितना आएगा 23 S1 प्लस कितना 23 S2। साइड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। S1 को S1 के साइड, S2 को S2 के साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 27 में से 23 जाएगा कितना 4S1 बचेगा, ठीक है। उस साइड 23 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा 6S2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते तो S1 अपॉन S2 कितना निकल के आ गया भैया 6 बटे में कितना 4। तो द्वितीय 6 दो दूनी 4, कितना रेशियो निकल के आएगा 3 बटे कितना 2। तो आंसर हम कह सकते हैं कितना आएगा 3:2 अपना क्या होगा S1 अनुपात S2 का क्या हो जाएगा रेशियो। तो आंसर नंबर 2 अपना क्या हुआ भैया करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं भैया? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या अगले क्वेश्चन की ओर हम चलें? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है भैया। 10 सेकंड का समय आपके पास है, इसको आप लगाने की थोड़ी कोशिश करें, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। ओके, 10 सेकंड आपके पास है, सॉल्व करें, ठीक है। क्या आप लोगों ने कोशिश की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो हम कोशिश करते हैं भाई इसको लगाने की, ठीक है। ये जो हमारा अगला सवाल आया है, सवाल हमारा है मिश्रण का, ठीक है। दो पात्र है A और B क्रमशः, जिनमें 1:2 और 5:11 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का रेशियो दिया गया है। इन सामग्रियों को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। लगाएं क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को लगाना। दो पात्र है भैया, पहला पात्र हुआ ये, पहला पात्र हुआ ये और दूसरा पात्र हुआ ये, ठीक सर। जो पहले पात्र में हमारा रेशियो दिया गया कितना दिया गया 1 अनुपात कितना 2, ठीक सर। दूसरे पात्र में अनुपात दिया गया 5:11, बोलो हाँ या ना। और तीसरे पात्र में हमसे पूछा है, बोलो हाँ या ना। तीसरे पात्र में हमसे पूछा है कि इन दोनों को जब मिक्स करेंगे कितना, इसका 3 यूनिट लेंगे, इसका कितना यूनिट लेंगे भैया, इसका लेंगे 4 यूनिट। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो ये वाला रेशियो पूछा है, ठीक है। मिश्रण हमारा क्या कहता है, यदि हम एक जगह क्या लेते हैं स्प्रिट लेते हैं तो दूसरी जगह भी स्प्रिट, तो तीसरी जगह भी क्या निकल के आएगा स्प्रिट। यदि एक जगह हम पानी लेते हैं तो अगली जगह भी पानी लेना होगा, और फाइनली हमारा क्या निकल के आएगा पानी ही निकल के आ रहा होगा, ठीक है। तो भैया ये हमारा क्या है स्प्रिट और वाटर का रेशियो, यहाँ भी स्प्रिट और वाटर का रेशियो, ठीक है सर। तो यहाँ भी हम स्प्रिट निकालते हैं, स्प्रिट कितना निकलेगा भैया, एक भाग है कितने में 3 में, तो 1/3। इसमें भैया 5 भाग है स्प्रिट का, 5 बटे कितना 16। क्या हम कैसे लिख रहे हैं थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप? रेशियो है एक का मान, स्प्रिट का पार्ट निकाल रहे हैं, स्प्रिट कितना एक पार्ट, टोटल कितना 3, तो 1 बटे कितना 3। यहाँ पे स्प्रिट कितना 5 पार्ट है, टोटल पार्ट कितने 16, तो 5/16। यहाँ का हमको पता नहीं तो भैया हम इसको मान ले रहे हैं x, कोई दिक्कत। अब मिश्रण का नियम कैसे लगता है, बड़े में से छोटे को घटा के लिखो, और ऐसा कुछ होता है क्रॉस में, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं। क्या आप ये बात आप पहले से जानते हैं? कह रहा सर बिल्कुल जानते हैं, ये तो बहुत पुराना और सबका तरीका है। तो ये सबका तरीका तो अपना तरीका, ठीक है। अपन को तो सवाल लगाना है भैया, आंसर आना चाहिए, कैसे भी आए तो आंसर लाने की हम कोशिश करते हैं भैया, ठीक है। तो बात क्या है, अब हमको ये पता नहीं लग रहा है कि 1/3 बड़ा है कि 5/16। तो भैया कक्षा 3-4 में हमको ये बात सिखा दी जाती है कि दो भिन्नों को हम कैसे पता लगाएं, वो छोटी वो बड़ी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे कि ये लिखा है कितना 1/3, ये कितना लिखा है सर 5 बटे कितना लिखा है 16, ठीक है सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे मार देते हैं, तो ये आएगा 16, ये कितना आएगा सर 15। तो जब ये बड़ा है तो भैया ये भी बड़ा हुआ। क्या मेरी बात को आप समझ पाए तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या पता लगाया कि 1/3 अपना बड़ा है, तो बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, ठीक है। इनमें से एक वैल्यू बड़ी होती है एक छोटी होती है, ये भी आपको पता होगा कि मिश्रण में एक बड़े को एक छोटे को जब मिलाया जाता है तो उनके बीच का मान ही निकल के आता है। क्या आप मिश्रण में ऐसा जानते हैं तो जरूर लिखें कमेंट में, ठीक है। तो हम भैया x जो 1/3 में से क्या कितना घटाएंगे, यहाँ x घटाएंगे
क्योंकि 1/3 बड़ा है, 5/16 बड़ा है। तो जब 1/3 इससे बड़ा हो गया तो 5/16 से हमेशा कितना होगा, कम होगा। तो ठीक है, ठीक है। तो फाइनली जब हमने मिश्रण का नियम अपना लगाया तो जो हमारा रेशियो निकल के आता है वो किसका, यानी कि मात्राओं का रेशियो निकल के आता है, जो हमको सवाल में पहले से गिवन है। ठीक है, तो ये अनुपात, तो ये अनुपात क्या है, एक ही अनुपात है। क्या है, ये अनुपात और ये अनुपात एक ही अनुपात है, तो उनको बराबरी में ले लेते हैं। कितना, ये लिखा x माइनस कितना 5/16 अपॉन कितना 1/3 माइनस कितना x, यही रेशियो वो ऊपर वाला रेशियो होगा, 3 कितना 4। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ करते हैं 16x माइनस कितना 5, ये कितना होगा 16x माइनस कितना 5, ठीक है, बटे में कितना 16 अपॉन यहाँ कितना होगा 1 माइनस कितना 3x अपॉन में कितना 3 बराबर कितना होगा 3 कितना 4। काटा पीटी में चाहे, इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 4 से 16 कट जाएगा, 4 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। और इस 4 का कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कर दें क्या। तो ये कितना होगा 16x माइनस 5 बराबर कितना होगा 4 माइनस कितना 12x। क्या मेरी बात को आप समझ पाए, समझ पाए। अब करते हैं साइड ट्रांसफर। 16 और 12 कितना हो जाएगा भैया, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28x, बोलो हाँ है ना। 16 12 28 और 5 4 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 9/28। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात और सीखने को मिलती है, जब इस x का मान कितना आया, जब x का मान कितना आया 9/28 आया, तो ये 9 कौन सा पार्ट है, 9 पार्ट हमारा कितने का हुआ, ये पार्ट हुआ स्प्लिट का। किसका हुआ भैया, स्प्लिट का। ये किसका पार्ट हुआ, टोटल का। ठीक है, ये पार्ट क्या हुआ, टोटल हुआ। तो हमको जबकि अनुपात किसका चाहिए था, स्प्लिट और किसका, स्प्लिट किसका, वाटर का हमको चाहिए था रेशियो, बोलो हाँ है ना। तो जब स्प्लिट अपना 9 हो गया टोटल में, तो पानी कितना होगा बोलो। जब स्प्लिट 9 हुआ टोटल 28 में, तो पानी कितना होगा, 28 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 19। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भैया 9:19, कितना 9:19। ये अपना क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं भैया, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखें। और इस बात को जरूर बताएं कि हमको सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं, और समझ में नहीं आ रहे तो कहाँ समझ में नहीं आए, उस बात पे हम चर्चा आपसे अवश्य कर रहे होंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या अगला सवाल हम लेके चलें भैया, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल रहे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बहुत बढ़िया सुंदर सा सवाल पार्टनरशिप का हमारे सामने है। चलिए लगाने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप की कुछ चंद बातें कर लेंगे आपसे पहले, तो भैया पार्टनरशिप की चंद बातों को करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या होती है भैया बताइए आप हमें। पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं आपस में पैसा लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब वो पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ कुछ अलग अलग समय के लिए करते हैं। कभी कभी क्या होता है सभी लोग एक एक साल के लिए, कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ महीने के लिए, कुछ कुछ महीने के लिए। तो भैया जिसका पैसा जितना देर के लिए जमा होगा उसको लाभ उतना ज़्यादा, जिसका पैसा जितना कम समय के लिए उसको भैया लाभ कम। तो कुल मिला के जो हमारा पैसा जितने अनुपात में लगाया होगा उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सवाल में सबसे पहले ये पता लगाना है कि कौन भैया कितना पैसा लगाए हैं। ठीक है, 3 लोग हैं भैया, देखते हैं। एक लोग है एक्स, एक है बाई, एक कौन है भैया जेड। ठीक है, एक एक्स है, एक बाई है, एक जेड है। ठीक है, शुरुआत में पैसे का कुछ निवेश करते हैं। एक्स ने शुरुआत में कुछ पैसे का निवेश किया, तो भैया हम मान लेते हैं कि कितना पैसा लगाया भैया, ये 8 रुपये लगाया होगा, कितना 8 रुपये लगाया होगा एक्स। ठीक है, बाई शुरुआत से 4 महीने बाद पैसे लगाता है एक्स के 3 गुना। ठीक है, तो यदि जो बाई है वो एक्स से कितना 3 गुना पैसा लगाया, कितना 3 रुपये लगाया होगा। ठीक है, बोलो है ना। जबकि जेड शुरुआत से 9 महीने बाद बाई की राशि में दोगुना निवेश करता है, तो बाई 3 लगाए तो जेड कितना लगाया होगा 6 रुपये लगाया होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप बात करते हैं समय। हमको यहाँ सवाल से देख के ये पता लगा कि जो एक्स है, जो एक्स है वो अपना जो पैसा लगाया है कितने टाइम के लिए लगाया है, टोटल टाइम 12 महीने के लिए लगाया होगा। तो आर का मान किस में गुणा करेंगे, 12 का गुणा करते हैं इसमें, मतलब 12 मंथ के लिए इसने पैसा लगाया होगा। जबकि उसने बोला है कि बाई है वो कितने
भाई शुरुआत से 4 महीने बाद पैसा लगाता है, तो मतलब 4 महीने तक तो भाई का पैसा लगा नहीं होगा, तो शेष कितने महीने बचे, 8 महीने। तो जो भाई ने कितना पैसा लगाया, 8 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। जबकि जो जेड है वो 9 महीने बाद आता है व्यापार में, कितने बाद महीने बाद आता है, 9 महीने बाद। तो मतलब कितने महीने के लिए पैसे लगाएगा, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जेड ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, 3 महीने के लिए पैसा लगाया, ठीक है। तो हमें यहाँ से इनकी पूंजी का पता लग गया, किसका, पूंजी का पता, कि इतने इसने इतना सिस्टम, इसने इतना सिस्टम, इतने इतना सिस्टम, ठीक है। कुछ नहीं करना, इन्हीं का रेशियो निकाल लो, वही रेशियो अपने किसका होगा, लाभ का रेशियो होगा। निकालते हैं लाभ का रेशियो। काटा पीटी मचाएं क्या, चलो 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ठीक। सिंप्लीफाई करते हैं किससे, 2 से करते हैं। तो 2 से 6 बार में ये गया, 2 से 4 बार में ये गया, 2 से 3 बार में ये गया। अब क्या करते हैं, 3 से कटते हैं, 3 दूना 6 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, 3 एकम 3 हुआ। हमारा रेशियो कितना आया, 2:4 कितना, 3। कितना आया, 2:4 ठीक है। ये हमारी उनकी पूंजी का रेशियो हुआ, तो यही हमारे किसका, उनके लाभ का रेशियो होगा, ठीक है। कितना अनुपात आया, 2:4:3। हमको लाभ टोटल दिया कितना, 45 45, 4,50,000 का लाभ दिया गया है। तो लाभ कितना होगा टोटल, 4, 3, 7, 2, 9। 9 का मान हमें कितना दिया गया है, 4,50,000। 4 लाख कितना, 50,000 दिया गया, ठीक। हमको किसका लाभ चाहिए है, हमें लाभ चाहिए बाई का, मतलब 4 का मान हमको चाहिए है। तो जिसका मान चाहिए होता है उसका क्या करते हैं, गुणा, जिसका दिया जाता है वो जाता है किसे, भाग में। तो 4 का मान हमको चाहिए है, ये लिखा है 4,50,000। मान किसका चाहिए हमको, 4 का। डिवाइड किससे करेंगे, 9 से, ठीक है सर। 9 से जब इसको काटते हैं तो कितना आ गया, 9×5 = 45, ठीक है। ये कितना आ गया, 50,000। मल्टीप्लाई कितने का, 2 से। आंसर कितना आएगा भैया, 2 लाख रुपए। कितना आएगा, 2 लाख रुपए अपना क्या है आंसर। तो भैया जो लाभ हुआ था अपना कितना, 4,50,000 का, उसमें बाई का लाभ कितना है, 2 लाख रुपए लाभ है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का एक सुंदर सा सवाल था जो हमने आपके सामने लगाया। अब देखते हैं अगला सवाल अपना है क्या, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना था। उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। भैया ये बताइए आप हमें, एक छात्र है, उसको कितने अंक प्राप्त हुए, बोलो कितने अंक प्राप्त हुए, 40। प्राप्तांक कितना है उसका, प्राप्त अंक कितने हैं भैया, प्राप्त अंक कितने हैं भैया, प्राप्त अंक है उसके कितने, 125। यदि उसको ये बताओ 40 अंक हम और दे दें तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, क्या, पास। तो पास अंक कितने हो जाएंगे उसके, यदि पास अंक की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 165 अंक हो जाएंगे। यदि वो बालक 165 अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो हमको ऊपर सवाल में पहले से स्पष्ट कर दिया गया था, यदि वो 33% अंक प्राप्त करता तो क्या होता, पास होता, ठीक है। तो 33% का मान क्या हम 165 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 33% भी पास मार्क्स है और 165 अंक भी पास मार्क्स ही है। ये परसेंट है वो अंक में, बोलो हाँ है ना। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टोटल मार्क्स। क्या चाहिए, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% निकाल देंगे। 33% का मान कितना दिया गया, 165। हमको किसका मान चाहिए, 100% का। तो 100 का मान चाहिए, तो 100 से हमने गुणा मारा और 33 से क्या मार दिया, भाग मार दिया। क्या 33 से 165 कितने बार में कट होता है, 5 बार में। कितने बार में, 5 बार में। और 100 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो ये 500 जो अंक है वो अपने क्या हो जाएंगे, यही अपने हो जाएंगे कुल अंक, मतलब टोटल, यही हो जाएंगे अपने टोटल मार्क्स। क्या हो जाएंगे, टोटल मार्क्स। क्या मेरी बात को समझ पाए आप, समझ पाए भैया, समझ पाए तो अच्छी बात है। टोटल मार्क्स अपने कितने आ गए, 500। क्या सवाल समझ पाए भाई, समझ पाए तो मैं अगले सवाल की ओर चलूँ।
ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। ठीक, अगला सवाल हमारे सामने वोटिंग का आ गया भाई। दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों का 72% प्राप्त होता है। यदि कुल मत 1000 हैं तो विजेता कितने मतों से चुनाव जीता? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। टोटल वोट कितने भैया? टोटल वोट टीवी लिख दिया भैया, कोई दिक्कत? टोटल वोट कितने भैया? टोटल वोट अपने पास है 1000। ठीक है सर, कितने हैं भैया? 1000। अब इसमें भैया एक होगा विनर, एक क्या होगा? एक होगा विनर, एक क्या होगा? लूजर। हिंदी में लिखते हैं भैया। एक भैया जीता होगा चुनाव, एक हुआ होगा हारा होगा चुनाव। ठीक है, जीतने वाले को वोट कितने परसेंट मिले हैं भैया? जीतने वाले को वोट मिले हैं कितना? 72%। जीतने वाले को वोट कितने मिले? 72%। तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया हारने वाले को कितने मिले होंगे? 28% कि 32%? कितना? बोलो बोलो, कितना वोट मिले होंगे? हारने वाले को मिले होंगे कितना परसेंट वोट? 28% वोट हारने वाले को मिले होंगे। बोलो हाँ है ना? तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता होगा? क्या बता सकते हैं? यदि इस 72 में से हम 28 को घटा दें तो हमारा हारने का डिफरेंस और जीतने का डिफरेंस पता लग सकता है। बोलो हाँ है ना? तो 72 में से जैसे ही हम 28 घटा दें तो कितना मिलेगा? 72 में से 28 घटाए। ठीक है, घटाए भैया। यहाँ पे 4 बचेगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पे कितना बचेगा भैया? यहाँ भी 4 बचेगा। तो 44% वोटों से चुनाव जीता गया होगा। बोलो हाँ है ना? हमसे यही पूछा था। तो विजेता कितने मतों से चुनाव जीता होगा? 44% निकाल दो भैया टोटल वोट का। टोटल वोट का कितना निकाल दो? 44% यदि हम निकाल दें तो जीतने वाले वोट निकाल आएंगे। तो कितना? 1000 का यदि हम 44% निकालें, 1000 का यदि हम 44% निकालें तो बोलो भैया कितना निकलेगा? जीरो से जीरो गायब, कितना निकलेगा? 440 का वोल्ट का करंट नहीं, 440 वोट। 440 वोट से जीता होगा भैया। ठीक है, 440 वोट से अपना प्रत्याशी जीता है। ठीक है, क्या मेरी बात को आप समझ पाए? क्या आप मेरी बात को आप समझ पाए भाई? समझ पाए तो बताएं जरूर। ठीक है, आगे चलें, अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या है? एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी, 20% अंग्रेजी, 18% फ्रांसीसी तथा शेष इतना है। ठीक है भैया, हमको पता है 30% पुस्तकें किसकी हैं? हिंदी की। हिंदी की कितनी बुक है भैया? हिंदी भैया कितनी है? 30%। ठीक है, हिंदी कितनी है भैया? हिंदी की बुक है 30%। इसके बाद इंग्लिश की कितनी है भैया? इंग्लिश की बुक अपने पास कितनी? 20%। कितनी है? 20%। ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास फ्रांसीसी कितनी है? जो फ्रांस वाली बुक है भैया वो कितनी है? फ्रांस वाली बुक है अपने पास 18%। ठीक है, और जो शेष बुकें बची हैं, जो कैसी शेष बुकें बची हैं वो किसकी हैं सर? शेष बुक, शेष बुक किसकी हैं? क्षेत्रीय भाषा की हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा की बुक का परसेंट कैसे निकालेंगे? टोटल बुक अपनी होती है 100%। टोटल किसी भी चीज़ का 100% होता है। शेष निकालेंगे इसमें से, इनके सब में से किसको 100 को घटा लेंगे। तो भैया कितना हो जाएगा? 30 20 50 68, 68% बुकें तो ये हैं। तो शेष कैसे निकालेंगे? शेष निकालने के लिए भैया क्या करेंगे? 100 में से 68 को माइनस मार देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा सर? 32। तो 32% बुकें क्या होंगी? शेष होंगी। 32% बुकें क्या होंगी? शेष होंगी। इस 32% का मान हमको कितना दिया गया है? 28,800 दिया गया है। बोलो दिया गया या नहीं दिया गया? हमको क्या चाहिए? पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या चाहिए है। पुस्तकालय में क्या चाहिए? कुल पुस्तकों की संख्या चाहिए है। तो भैया 32 का मान है, 100 का मान चाहिए, तो 100 का निकाले तो कुल पुस्तक क्या चाहिए? कुल पुस्तकें चाहिए। तो भैया कुल पुस्तकें क्या होंगी? 28,800 का 100% निकालते हैं भैया। जो वैल्यू किसकी है सर? 32% की है। काटते हैं, ये भैया कितने बार में कट जाएगा? 9 बार में। कितने बार में कटेगा? 9 बार में। तो यहाँ 900 आ जाएगा। 900 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 900 में 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9,000 आ रहा होगा।
9,000 आएगा 90,000 आएगा भाई। 28,800 दिया गया, ठीक है भैया। 9,000 अपना आंसर आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? अपना आंसर आ होगा 9,000 टोटल पुस्तकें, ठीक है। टोटल पुस्तकें चाहिए थी 100, सॉरी 9,000 नहीं 90,000 अपना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? आंसर अपना 90,000 है। 2 0 1 2 0 ठीक है। आंसर कितना? 90,000। आंसर अपना हुआ 90,000, ठीक है। तो हमारे पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी? 90,000 पुस्तकें थी, ठीक है भाई। क्या आप इस सवाल को लगा पाए? ठीक है, ये परसेंटेज का अपना सवाल था, जिसमें हमें अलग अलग परसेंटेज देके शेष पूछता है, ठीक है। सबको जोड़ के टोटल में से माइनस करके शेष निकाल देते हैं, ठीक है। क्या आप बात समझ पाए? ठीक है, तो क्या अगले सवाल की ओर हम चलें? अगला सवाल हमारा क्या देखते हैं। इसने ये बोला है कि साधारणतया रवि अपनी आय का कितना 70% खर्च कर देता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? ठीक है सर। एक बात आप जानते होंगे सर, आय क्या होती है? आय को हम कैसे डिनोट करते हैं? आय क्या होती है बताएं आय के बारे में। तो आय भैया होती है अपनी आय इक्वल टू क्या इतना होता है? बचत गुणे व्यय, या व्यय गुणे व्यय प्लस बचत, सॉरी बोर्ड पे लिखते हैं सर। तो जो हमारी आय होती है, आय होती है भाइयों क्या? व्यय प्लस कितना? व्यय प्लस कितना? व्यय प्लस कितना? बचत। व्यय प्लस बचत को ही क्या कहते हैं हम भैया? आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं, ठीक है। आप चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। परसेंटेज का एक सुंदर सा आप तरीका जानते होंगे। जैसे हमने उसने बोले जो रवि है ना, रवि है ना, वो अपनी आय का कितने परसेंट खर्च करता है भाई? 70% खर्च करता है, ठीक। कितना? 70%। एक बात आप जानते होंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 70% बराबर कितना होगा? 7 बटे कितना? 10। मतलब यदि 10 का यदि हम 70% निकालें तो कितना निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। तो 7 अपना क्या है भैया? यही अपना क्या है भैया? खर्च है। यही अपना क्या है? व्यय। यही क्या है अपना? खर्च। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? कहना जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो यदि 10 उसकी आय है, ठीक है, खर्च कितना कर रहा है? 7 करता है, तो बचत कितनी करेगा? 3 की करेगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। लेकिन अब हमको क्या करना है? वृद्धि। आय में कितने परसेंट की वृद्धि बोला है उसने? उसने बोला आय को हम कितना परसेंट बढ़ाते हैं? 25%। अब हम एक बात यहाँ से जान रहे हैं कि 10 को 25% कैसे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हम सब जगह जीरो बढ़ा लेते हैं पहले से, क्योंकि ये तो रेशियो है। एक जगह जो लेंगे वो अगली जगह भी करके मामला सेट कर लेंगे। ये हमारा रेशियो तब भी रहेगा, तब भी। इसको हम क्या 1700 नहीं लिख सकते हैं? बात तो वही है। क्या 700 और 1,000 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको जितना आवश्यकता होगी उतना हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे होंगे, ठीक है सर। हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। 100 का यदि 25% हम यदि इंक्रीज करें तो हमारा कितना हो जाएगा भैया? 125। अब उसने बोला है व्यय को कितना बढ़ाया गया? बोलो व्यय को कितना बढ़ाया गया? 10% बढ़ाया गया। भैया इसको 10% बढ़ा रहे हैं, कितना हो जाएगा भैया? 10% बढ़ाएंगे तो भैया कितना हो जाएगा? बोलो। ये हो जाएगा 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। बढ़ाना आता है कि नहीं आता है? बढ़ा के दिखाएं। बढ़ा के दिखा दे रहे, ठीक भैया। देखो ये 70 लिखा है, इसको 10% बढ़ाना है तो 110 बटे कितना? 100, ठीक है। 0 0 0 0 गायब। 11 सत्ते 77। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाएंगे भैया। कैसा? बिल्कुल समझ पाएंगे। समझ गए ना? ठीक है। तो 77 कैसे आए समझिए, ठीक। एक बात बताओ, 125 की आय है, 77 उसने व्यय कर दी, तो बचत कितनी हो जाएगी? 125 में 77 घटा दे रहे। 125 में से क्या घटाएंगे हम? 125 में 77 घटाते हैं भैया। 125 में से 77 घटा लो, कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 15 में से 7 गया, 8 बचेगा। यहाँ पे भैया कितना? 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 48। तो यहाँ पे कितना आ गया? 48 आया। अब भैया अपना सवाल अंतिम चरणों में चल रहा है, देखते हैं इसको। तो हमारी जो बचत थी वो पहले कितनी थी? 30। बोलो अब कितनी हो गई? 48। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई भैया? बचत में कितने की वृद्धि हुई? 18 की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 18 की क्या हुई?
वृद्धि। हमको क्या चाहिए, वृद्धि परसेंट ही तो चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, वृद्धि परसेंट ही तो चाहिए था। तो जो हमारी 18 की वृद्धि हुई कहाँ से स्टार्ट हुई, 30 से। तो 18 बटे कितना 30, इंटू में कितना मार दो 100। कोई दिक्कत, 0 से 0 कटा, 3 से 18 कितने बार में गया, 6 बार में। 10 छक्का कितना हुआ 60, कितना हुआ 60। तो हमारी भैया एक बात बताओ, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, बचत में हमारी 60% की वृद्धि हुई। क्या मेरी बात को आप समझ पाए। आंसर नंबर 2 अपना क्या हुआ भैया, इसका करेक्ट हुआ। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा आया है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से आया है। आपके पास 10 सेकंड का समय, कृपया करके इसको ट्राई करें, फिर मैं इस पर कोशिश करता हूँ अपनी। क्या मेरी बात को समझ पाए आप, 10 सेकंड आपके पास, ट्राई जरूर करें। ठीक है भैया, तो हम क्वेश्चन को अब हम ट्राई करके देखते हैं। मेंसुरेशन का सवाल है, हमको क्या पूछा है, एक कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। लंबाई दी है कितनी, लंबाई दी गई 7, चौड़ाई दी गई 5, ऊंचाई दी गई कितना 3 मीटर। ठीक है, हमको क्या चाहिए चाहिए था, कमरे की दीवारों और छत की सफेदी की लागत चाहिए था। ठीक है, तो मतलब हमारा कमरा था, कमरे में हमें सब जगह सफेदी करवानी, कहाँ कहाँ, दीवारों पे और छत पे। किसको छोड़ देना है, फर्श को हमें, फर्श को हमें, फर्श को हमें छोड़ देना। ठीक है सर। तो यदि हम टोटल सरफेस एरिया में से, यदि टोटल सरफेस एरिया में से यदि फर्श के क्षेत्रफल को हटा दें, तो क्या हमको वो एरिया पता लग जाएगा जिसपे हमको सफेदी करना है। तो क्या कमरे की, कमरे का कुल, कमरे का कुल सरफेस एरिया जानते हैं आप कितना होता है, कितना होता है बोलो, टीएस से कितना होता है बोलो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बोलो भैया, टोटल सरफेस एरिया होता है कमरे का 2 ब्रैकेट के अंदर कितना एल बी प्लस बी एच प्लस कितना एच एल होता है, क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ओके और नोट। हमको क्या चाहिए, दीवार प्लस कितना छत, दीवार प्लस क्या चाहिए छत। तो पूरे में से हम किसको घटा देंगे, किसको घटा देंगे, पूरे में से हम छत को घटा देंगे, सॉरी फर्श को हटा देंगे। फर्श का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या फर्श में लंबाई चौड़ाई तो आती है, ऊंचाई कहाँ आती है, नहीं आती ना। तो हम पूरे में से किसको घटाएंगे, फर्श को घटाएंगे। तो ये कितना है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस कितना एच एल में से किसको हटा देंगे, एल बी को हटा देंगे। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, जो हमको रिकमेंडेड है, जो हमको चाहिए है, वही हमारा होगा। क्या इसके अंदर वैल्यू रख दें, हम रखते हैं भैया। 2 ब्रैकेट के अंदर कितना होगा 7 गुणे कितना 5 प्लस कितना 5 गुणे कितना 3 प्लस कितना 7 गुणे कितना 3 माइनस क्या कर देंगे भैया इसमें से, लंबाई गुणे चौड़ाई में 7 गुणे कितना 5 हम माइनस मार देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2, यहाँ 35, यहाँ 15, यहाँ कितना 21 माइनस कितना 35। क्या मेरी बात को समझ पाए, समझ गए होंगे। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा 35 15 50 50 और 21 71, 71 दूना कितना 142, 142 में से कितना घटा देना है 35 घटा देना है। 142 में से कितना घटा देंगे, 142 में से हम जैसे ही 35 घटाते हैं तो कितना बचेगा अपना 107। तो 107 जो मीटर स्क्वायर है वही एरिया है जिस पे हमें क्या करानी है सफ़ेदी। भाई क्या है, कौन सा एरिया है, वही एरिया है जहाँ हमें क्या करानी है सफ़ेदी करानी है। और हमको भैया क्या दिया है, हमको सफ़ेदी की जो कराने की लागत भी दी है कितना 16 प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस एरिया का कॉस्ट कितना आना चाहिए 16 प्रति मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से हमको क्या करानी सफ़ेदी। तो खर्च कितना निकल के आएगा, खर्च कितना निकल के आएगा, जिस एरिया पे हमको सफ़ेदी करानी वो एरिया कितना है 107। कितने की रेट से कराना है 16 की रेट से कराना है, गुणा मारते हैं 16 सत्ते 112, एक बचा। ठीक है, यहाँ 16 कम 16 एक कितना 17, तो 1712 रुपये सफ़ेदी करने में हमको कितने रुपए लगेंगे 1712 रुपये लगेंगे। तो इस सवाल का कुछ कॉन्सेप्ट हल्का समझ में आया भैया। तो सबसे पहले हमको वो पता करना होता है
जहां हमको क्या करना है, खर्च करना है रुपया, जहां हमको सफेदी करवानी थी तो हमने सबसे पहले वही निकाला जहां हमें सफेदी करनी थी। उसके बाद हमको वो दर पता थी जिस दर से हमारा पैसा खर्च हो रहा था उस क्षेत्रफल पे, ठीक है। तो 107 मीटर स्क्वायर वो एरिया आया था जिस पे हमें क्या करानी थी, सफेदी। उस पर हमने सफेदी कराई और अपना खर्च निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, जो क्या दिया गया है, नाम थोड़ा गलत लिखा है, देखते हैं। ये लिखा है कारिन, लिखा है करण, है करण। ये लिखा है करण 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से वृद्धि कर दे तो वह समान समय में 90 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। यात्रा की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो भैया पहले चाल कितनी थी, ओरिजिनल चाल कितनी होगी, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, बोलो भैया, बोलो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 में 15 जोड़ देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे। समय बराबर है तो समय कितना मान ले रहे, माना समय कितना मान लिया हमने, टी घंटे मान लिया, कोई दिक्कत, समय मान लिया, माना टी घंटे मान लिया, ठीक है। तो भैया दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर कितना होता है भैया, 4 इंटू समय। तो पहली दूरी नई दूरी कितनी निकल के आती, यहाँ से दूरी कितनी निकलेगी, बोलो, यहाँ से दूरी निकल के आएगी 25 गुणे कितना, टी, ठीक है। बोलो यहाँ से दूरी कितनी निकल के आएगी, यहाँ से दूरी कितनी निकल के आएगी, 40 गुणे टी, बोलो है ना। एक बात बताओ, ये ज़्यादा दूरी होगी कि ये ज़्यादा दूरी होगी, भैया जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी तो दूरी वहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि समय हमारा कैसा है, समान है दोनों जगह, ठीक है। और हमको दिया है कि जो दूरी वो तय किया है 90 किलोमीटर अधिक तय किया है। तो यदि इस दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो क्या 90 किलोमीटर के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो 40 में से 25 को घटाए तो कितना बचेगा, 40 में से 25 को घटाया 15 बचा, तो 15 इंटू टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 इंटू टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 की आ जाएगा, बहुत अच्छी बात। तो 15 से 90 कितने बार में गया, 6 बार में। तो टी का मान कितना आ गया, 6 आवर्स आया, क्या आया, 6 आवर्स, ठीक है, 6 घंटे आया। हमको क्या चाहिए थी, वास्तविक दूरी। तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी, 25 की, और टी घंटे तक जा रहा था। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए भैया, हमको दूरी चाहिए। तो यहाँ रख देंगे वैल्यू, यहाँ रख देंगे वैल्यू। तो वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी भैया, वास्तविक दूरी उसकी थी कितनी, 25 गुणे कितना, टी। टी का मान कितना आया भैया, 6 घंटे। तो 25 में टी का हम 6 का गुणा करें तो 25 छक्का कितना होता भैया, 25 छक्का 150, 150 किलोमीटर अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 150, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 करेक्ट है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगले, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो भैया आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं आज हमने आपको उत्तर प्रदेश एसआई से संबंधित कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, जिससे आपने शायद कुछ सीख पाया होगा। यदि सीख पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।